हेलो स्टूडेंट्स, 11th कॉमर्स हिंदी मीडियम। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में बच्चों हमने जितने भी आपके 11th में परिभाषिक शब्द जो होते हैं, जो परिभाषिक शब्द थे कि संपत्ति क्या होती है, दायित्व क्या होते हैं, उसके अंदर में जो सारी बातें थी और जो जो कंटेंट थे उसके चीज़ों को देख लिया था। टेक्निकल वर्ड्स क्या क्या होते हैं अकाउंटेंसी में। यार कोई भी सब्जेक्ट जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो जब तक उसके सब्जेक्ट मतलब जब आप बचपन से पैदा भी हुए होगे, जब तक आप भाषा बात करना नहीं सीखे होगे, तब तक हम आगे हम जब थोड़ा थोड़ा कुछ कंटेंट सीखे होगे ना कि भाई क्या होता है, तभी तो आगे बढ़ पाते हैं। वैसे ही अकाउंट के जब परिभाषिक शब्दावली सीख जाते हैं तभी तो हमको समझ में आता है। जब मैं कुछ पढ़ाऊंगा आप लोगों को तो जब आप सुनोगे, किसी चीज़ को समझेंगे, तभी तो समझ में आएगा भाई हाँ चीज़ कुछ वर्ड सुना सुना लग रहा है। अगर मैं संपत्ति बोलूंगा या दायित्व बोलूंगा तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। कुछ भी बोलूंगा, देनदार बोलूंगा, लेनदार बोलूंगा, तो सारी बातें हमने क्या कर ली थी, बिल्कुल लास्ट क्लास में क्लियर कर ली थी। और लास्ट क्लास में हमने आपको दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में बताया था कि जो खाते बनते हैं, जो क्या बनते हैं, खाते बनते हैं, वो दोहरा लेखा प्रणाली के हिसाब से बनते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली कौन बनाया था? लुकास पेसियोली बनाया था। कहाँ का बंदा था ये? इटली के वेनिस सिटी का बंदा था। कब बनाया था प्रणाली को? 1494 बनाया था। ये सारी बातें हम लोग देख लिए थे। यही हमारा मेन क्या है मालूम है? एक स्तंभ है। आज हम लोग पंजी प्रविष्टि सीखने जा रहे हैं, खातों के प्रकार सीखने जा रहे हैं, दोहरा लेखा प्रणाली को आज सीखने जा रहे हैं। मतलब आप कॉमर्स में एंट्री सीखने जा रहे हैं। आपको मालूम है कॉमर्स में क्या क्या मैंने दोहरा लेखा प्रणाली में क्या बताया था? सबसे पहले लेन देन होता है। एक बात को ध्यान से सुनो, सबसे पहला क्या होता है? लेन देन होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है? इस लेन देन की एंट्री कहाँ की जाती है? सहायक पुस्तकों में की जाती है, ठीक है। सहायक पुस्तक में एंट्री की जाती है। इसके बाद इसकी एंट्री कहाँ बनती है? पंजी प्रविष्टि बनती है। और पंजी प्रविष्टि के आधार पे क्या बनाए जाते हैं? खाता बही। और खाता बही के आधार पे क्या बनाए जाते हैं? मैं बताया था तलपट बनाए जाते हैं, है ना। और तलपट के आधार पे क्या बनाए जाते हैं? अंतिम खाते। ये बात बताया था कि नहीं बताया था मैंने आप लोगों को? ये सारी बातें बताई थी, ठीक है। आज हम सीखने, आप में एक चैप्टर है मैंने बताया था, आज हम सीखने वाले हैं क्या? पंजी प्रविष्टि। इसको अपन बाद में देखेंगे, ये सीखने जा रहे हैं पंजी प्रविष्टि अपन सीखने जा रहे हैं। तुम लोगों को पता है ये पंजी प्रविष्टि अपन को खत्म करने में, अच्छे सीखने में कितना दिन लगेगा मालूम है? तकरीबन मैं समझता हूँ 15 से 20 दिन में हम लोग पंजी प्रविष्टि सीख जाएंगे, ठीक है। पंजी प्रविष्टि सीख जाएंगे। और ये सीखने में और ये सीखने में, ये दो चैप्टर सीखने में मालूम है कितना वक्त लगेगा? इसको सीखने में 15 से 20 दिन या 1 महीना लग जाएगा। अगर ऑफलाइन क्लास होता तो कम से कम 1 महीना तो लग ही जाता अपन को सीखने में, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन क्लास है तो हो सकता है अपन लोग जल्द से जल्द ही कर लें, ठीक है। तो पंजी प्रविष्टि और खाता बही पंजी प्रविष्टि सीखने में आपको तकरीबन 15 से 20 दिन लगेगा। और ये भी अपने आप में चैप्टर है मालूम। ये चैप्टर को कंप्लीट करने में कितना दिन लगेगा? कितना समय में अपन इसको कंप्लीट कर सकते हैं? अगर आप पंजी प्रविष्टि को अच्छे से समझते हैं, अच्छे से अगर समझते हैं पंजी प्रविष्टि को और 101% देते हैं और 15 से 20 दिनों के क्लास में आप अच्छे से पंजी प्रविष्टि सीख लेते हो और जैसा मैं सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा और जितना मैं होमवर्क दूंगा उसको अगर आप बना लेते हो तो ये चैप्टर को मालूम, ये 2 चैप्टर को आप सिर्फ आधे घंटे में कंप्लीट करेंगे। मालूम कितने घंटे में कंप्लीट करेंगे? सिर्फ आधे घंटे में आप समझ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये पंजी प्रविष्टि में आपने लापरवाही की और पंजी प्रविष्टि में आपने लापरवाही की स्टार्टिंग स्टेज में और कुछ पढ़े वढ़े नहीं और लापरवाही कर गए, थोड़ा बहुत भी अगर इसमें लापरवाही कर गए, कुछ चीजें समझ में नहीं आई आपको और आपको ये पंजी प्रविष्टि नहीं आती है, बेटा पूरा जीवन लगा दोगे ना, पूरा जीवन, तो भी ये समझ में नहीं आने वाला। समझ में आया बात? यानी पंजी प्रविष्टि कितना इंपॉर्टेंट है। यानी पंजी प्रविष्टि पूरा बेस है, आधार है। आपका घर बन रहा है ना, जैसे घर बनता है आधार होता है, बिल्डिंग खड़ी करते हैं आधार है। अगर वो कमजोर है तो सीधा क्या हो जाएगा? बिल्डिंग नीचे गिर जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों को पंजी प्रविष्टि कितना इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंस तो हमने बता दी। अगर पंजी प्रविष्टि सीख जाएंगे तो इसको समझने में सिर्फ आपको आधा घंटे से ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन बेटा अगर पंजी प्रविष्टि में लापरवाही करे ना तो फिर तुम लोग जान रहे हो भैया, पूरा जन्म लग जाएगा समझने, पूरा साल निकल जाओगे। लोग एमकॉम करके निकलते ले दे के, लेकिन फिर कभी ये नहीं सीख पाते, ठीक है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। क्या आप स्टार्ट करेंगे? दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में आज हम लोग क्या करने वाले हैं? डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग जनरल एंट्री सीखने वाले हैं। पंजी प्रविष्टि का हमारा दौर चालू हो गया, ठीक। तो मैंने बोला था दोहरा लेखा प्रणाली। देखो ये अकाउंटेंसी ना एक खेल की तरह है। मैंने बताया था कि अकाउंटेंसी एक खेल की तरह है। खेल के नियम कायदे होते हैं ना, क्रिकेट विकेट खेलते नियम कायदे होते हैं ना। अपन जब क्रिकेट खेलते बोलते देख भाई उधर जाना आउट है, नाली में गया तो बॉल तू उठाएगा, जो मारेगा वही बॉल निकालेगा, उधर लटका तो आउट हो जाएगा। तो इस प्रकार अपन गेम के नियम बनाते ना, बस वही नियम बता रहा हूँ। तो दोहरा लेखा प्रणाली पढ़ने से पहले मैं कुछ इसकी नियम बता दे रहा हूँ। दोहरा लेखा प्रणाली की अवधारणाएं मतलब नियम बता दे रहा हूँ भैया। नियम वही अवधारणाएं मतलब नियम बता दे रहा हूँ। हालांकि नियम तो इसके बहुत सारे होते हैं, बट मैं छोटा मोटा नियम बता दे रहा हूँ ताकि अपन को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो। सबसे पहला नियम होता है पृथक
पृथक पृथक व्यापार अस्तित्व, पृथक व्यापार अस्तित्व। देखो जब आप इसको पढ़ोगे ना तो आप पृथक व्यापार अस्तित्व रखना, मतलब इस बातों को रखना। पृथक मतलब तो समझ गए होगे, अलग थलग, व्यापार मतलब सुनना। देखो ये व्यापार है, ये व्यापार है, और ये बच्चों व्यापार का कौन है? मालिक है, ये मालिक है, ठीक है। ओके, एक व्यापार होता है और व्यापार का मालिक होता है। कल को आप व्यापारी बनोगे तो आपका एक व्यापार होगा। मान लो आप कपड़े का दुकान खोलते हो तो कपड़े का दुकान आपका व्यापार होगा और आप वहां के मालिक होगे। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार मैं भी व्यापार हूँ, व्यापार का मालिक है। लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है कि व्यापार का मालिक दोनों क्या होंगे? अलग अलग होंगे, पृथक होंगे। मतलब क्या है मालूम है? अगर तुम्हारा व्यापार है और तुम अपने व्यापार में, मान लो तुम कपड़े की दुकान में बैठे हो और तुम्हारे व्यापार के सामने से अगर मान लो कुछ खाने पीने का, मतलब मान लो कोई चाट का ठेला जा रहा है तो अपने व्यापार से निकाल के, अच्छा वो छोड़ो, चाट का ठेला तो बात छोड़ो, मान लीजिए आपका कपड़े का व्यापार है और आपको अपने कपड़े के व्यापार में कुछ शर्ट पसंद आ गया, अपने व्यापार में ही शर्ट पसंद आ गया, तो आप क्या करते हो? आप क्या करते हो जनरली? आप शर्ट निकालते हो और शर्ट निकाल के ले जाते हो अपने साथ में, को पसंद आ गया रख लिए शर्ट। क्या अपने व्यापार को पैसा देते हो? बिल्कुल भी आप पैसा क्या करते हो? नहीं देते हो। तो बोले ये धारणा काम नहीं आएगी। क्योंकि आप पैसा क्यों नहीं देते हो? क्योंकि आप व्यापार और अपने आप को, अपने मालिक को क्या मान लेते हो? एक मान लेते हो। ये मानते हो कि व्यापार और मालिक क्या एक है? तो मेरा ही व्यापार है ना, कितना शर्ट क्या, एक क्या 10 शर्ट निकाल दूंगा, अपने व्यापार को पैसा दूंगा क्या? लेकिन नहीं, दोहरा लेखा प्रणाली बोलता है कि अगर आपको अकाउंटेंसी की पढ़ाई करनी है, लेखांकन पढ़ना है, दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में जानना है, तो आपको ये बात अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा कि मालिक अलग होता है, व्यापार क्या होता है? अलग होता है। मतलब अगर आपने व्यापार से क्या किया? कुछ शर्ट निकाला, अगर आपने व्यापार से क्या किया? शर्ट निकाला है, तो उसका पैसा बकायदा गिन के क्या करो? गल्ले में डालो। आप बोलोगे सर ऐसा कहाँ होता है, सर ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो बड़ा कैसी मजाक की बात करो, ऐसा कौन करता है? कोई नहीं करता ऐसा। तो बिल्कुल हम आपसे सहमत हैं, लेकिन आपके सही लाभ की जानकारी नहीं मिलेगी। चलो हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए आपका कपड़े का दुकान है, ठीक है। अब सोचो आपका कपड़े का दुकान है, आपके कपड़े का दुकान है, आपके घर में शादी वगैरह हुआ, आपने अपने कपड़े की दुकान से अपने लिए 10,000 का कपड़ा निकाल लिया। कॉमन सी बात है, आपने जैसा कहा कि पैसा तो हम नहीं देंगे व्यापार में, और आपने पैसा दिया भी नहीं व्यापार को। 10,000 का कपड़ा निकाले और लेकर क्या हुए? अपने घर चले गए, पहन वहन लिए। क्या वो 10,000 गल्ले में गया? नहीं गया। ठीक है, माल तो निकल गया ना 10,000 का। अब हुआ क्या ये देखो। सोचो अगर वो 10,000 का कपड़ा आप नहीं निकालते तो क्या होता? बिकता। 10,000 का कपड़ा नहीं निकालते तो क्या होता? बिकता, विक्रय होता। हो सकता है 10,000 का कपड़ा आप कितने बेचते? 12,000 में क्या करते? उसको बेचते। आपको 2,00,000 का क्या होता? उल्टा लाभ होता। ठीक होता कि नहीं होता? परंतु आपने 10,000 का क्या किया? कपड़े को निकाल लिया, बेचा नहीं बल्कि 10,000 का कपड़ा निकाल कर क्या करे? अपने घर ले गए, अपने साथ ले गए। तो बताओ क्या वो 10,000 का कपड़ा बिका? नहीं बिका। यानी कि आपका जो विक्रय है वो धड़ाम से 12,000 रुपए से नीचे नहीं गिर गया। 12,000 से क्या हो गया? विक्रय नीचे गिर गया, विक्रय गिर गया। उल्टा वो विक्रय जो हमारे हाथ में 12,000 आना चाहिए था, वो 12,000 हमारे हाथ में नहीं आया, उल्टा विक्रय क्या हो गया? गिर गया नीचे। यानी हमारा जो लाभ है, लाभ ना होकर उल्टा हमको क्या हो गया? हानि हो गया। मतलब 12,000 का कुछ अता ही पता नहीं है, 12,000 का कोई हिसाब किताब ही नहीं है। आया बात समझ में? तो क्या इससे अपन सही लाभ हानि की गणना कर सकते हैं? यार 10,000 का कपड़ा का तुम बेचते तो 12,000 मिलता, उसमें कुछ लाभ कमाते, लेकिन ये तो 10,000 तुमने लेके चले गए, तो क्या वो बिका? यानी तुम्हारे लाभ हानि की गणना में क्या हो गई? कुछ गड़बड़ी हो गई। यानी एग्जैक्ट आपका लाभ निकल पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। यही कारण है कि उसने नियम बताया है कि भाई व्यापार और व्यापार का मालिक क्या होता है? दोनों अलग होते हैं। समझ में आया? व्यापार और व्यापार का मालिक क्या होते हैं? अलग होते हैं। माल के क्या करना है? आपको बताना है, आपको बनाना है। ठीक है, व्यापार और व्यापार का मालिक क्या होगा? अलग होगा। ठीक, हम लोग अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, कॉमर्स पढ़ रहे हैं, दोहरा लेखा प्रणाली ये भी कहता है कि आपको जब भी पढ़ोगे तो कैरेक्टर में ढल के पढ़ना पड़ेगा, प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, परफेक्शनिस्ट बनना पड़ेगा। ठीक है, आपको कैरेक्टर में ढल के पढ़ना पड़ेगा। तो आपका कैरेक्टर क्या होगा? क्या होगा वो आपका कैरेक्टर? ठीक, आप एज अ व्यापार पढ़ोगे या एज अ मालिक? आपको क्या बन के पढ़ना है? मालूम क्या बन के पढ़ना है? आपको व्यापार बन के पढ़ना है। आप अपने आप को समझना कि मैं व्यापार हूँ। क्या हूँ? व्यापार हूँ, और मेरे मालिक ने मेरे ऊपर पैसा लगाया है। पढ़े थे ना, दायित्व में पढ़ाया था मैं पूंजी के बारे में, है ना। तो मैं व्यापार हूँ। क्या हूँ? मैं व्यापार हूँ, और मेरे मालिक ने मेरे ऊपर पर क्या लगाया है? पैसा लगाया है। इस बात को हमेशा याद रखना। ठीक है, तो आपका कैरेक्टर क्या होगा? व्यापार। आपको हमेशा व्यापार बन के पढ़ना है, अपना ही व्यू देखना है, अपना ही दृष्टिकोण देखना है। समझ में आया? जैसे कोई क्वेश्चन लिख रहा है ना, मैं मतलब लिखेगा ना मोहन से माल खरीदा, तो आप ये समझना मैं माल खरीद रहा हूँ। लिख रहा है ना सोहन को माल बेचा, तो समझ जाना मैं माल बेच रहा हूँ। ये सोचना कि मैं माल बेच रहा हूँ। रोकड़, मतलब अगर आपको बोलेगा ना रोकड़ आया, तो मतलब रोकड़ जैसे प्राप्त किया, तो समझ जाना मैं प्राप्त कर रहा हूँ। फील करना, इमेजिन करना कि मैं प्राप्त कर रहा हूँ।
रट्टा नहीं मारना, इमेजिन करना, कोई चीज को याद करने की जरूरत नहीं, इमेजिन करने की जरूरत है। अब आप इमेजिन करो, क्रिएट करो। जैसे मैं बोलूंगा हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, तो आप इमेजिन करो ना, हेलीकॉप्टर को आपने इमेजिन कर लिया, उड़ रहा है उसको इमेजिन कर लिया। क्या आपने किताब को इमेजिन किया? क्या आपने ऐसा किताब में लिखा हुआ इमेजिन किया कि हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, ऐसा लिखा हुआ इमेजिन किया क्या? नहीं। इमेजिन वही चीज है, आपको लिखा हुआ इमेजिन नहीं करना है, बल्कि आपको वो फिजिकल चीजों को क्या करना है, इमेजिन करना है। तभी आप कॉमर्स को अच्छे से पढ़ पाओगे, बहुत आसानी से पढ़ पाओगे। ठीक है, तो खैर आपका कैरेक्टर क्या होगा, व्यापार होगा, और आपको इमेजिन करके चलना है, अपना व्यू देखना है, दूसरे का व्यू मत देखना, अपना व्यू देखना, बस अपने व्यू से, अपने दृष्टिकोण से चलना। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, तो यहां तक हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। पृथक व्यापार, तो मालिक अलग होता है, व्यापार क्या होता है, अलग होता है, ये मान के चलना। हमारा कैरेक्टर होगा व्यापार का। ठीक, नंबर 2 होता है चालू व्यवसाय अवधारणा। चालू व्यवसाय अवधारणा, चालू व्यवसाय अवधारणा का मतलब होता है व्यापार, व्यवसाय जो है कंटिन्यू ना चालू रहेगा हमेशा। मतलब व्यापार सोच के, ये सोच के मत चालू करो व्यापार कि आज मैं चालू करूंगा कल बंद कर दूंगा। देखो कोई भी व्यापार अपन स्टार्ट करते हैं तो अपन चलते चलाते तो भाई वो चलेगा 100-150 साल चलेगा। बोलोगे सर 100-150 साल हम तो नहीं रहेंगे। अरे भाई आप नहीं रहोगे, लेकिन आपकी आने वाली वंशज तो रहेंगे ना, आपके पूर्व, मतलब जो आपके बच्चे हैं, फिर आपके उनके बच्चे वो तो रहेंगे ना। व्यापार वही रहेगा, जनरेशन टू जनरेशन क्या होगा, व्यापार चलता रहेगा। ये सोच के चलना, मतलब व्यापार जो है लगातार चलते रहना चाहिए, कंटिन्यू, साल दर साल हमारा व्यापार चलना चाहिए, ये सोचना चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, ये कहानी है। नंबर 3, मुद्रा मापन की अवधारणा। मुद्रा मापन की अवधारणा, मुद्रा मापन की अवधारणा का मतलब क्या होगा? देखो ये कहता है कि उन्हीं चीजों की आप पंजी प्रविष्टि करेंगे, उन्हीं लेन देनों को सहायक पुस्तक, दोहरा लेखा प्रणाली में उन्हीं चीजों की लेन देन होगी, उन्हीं चीजों की पंजी प्रविष्टि की जाएगी जो मुद्रा में मापी जा सके। एग्जाम्पल देके समझाता हूं। देखिए, आप मेरे पास आए, मैंने आपको पेन दिया, आप मेरे पास आए खरीदने, मैं दुकानदार हूं, मेरे पास पेन आए, मेरे पास पेन लेने आए, मैंने आपको क्या किया, पेन दिया और बदले में आपसे पैसा लिया, 25 रुपये आपसे पैसा ले लिया। मान लीजिए आपको पेन दिया और बदले में आपसे 25 रुपये क्या कर लिया, ले लिया। ठीक है, 25 रुपये हमने क्या कर लिया, आपसे ले लिया। देखो लेन देन हुआ ना, ठीक है, लेन देन हुआ, पंजी प्रविष्टि होगी, बिल्कुल होगी, दोहरा लेखा प्रणाली में एंट्री होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पेन दिया और बदले में पैसा नहीं लिया। मैं बोला रखो यार पेन, रखो पेन, जाओ, मैं पैसे ही नहीं लिया आपसे। ठीक, क्या इसकी एंट्री होगी? क्या लेन देन हुआ? नहीं, यहाँ पे तो एक तरफा हुआ, लेन देन नहीं हुआ, लेन देन यहाँ पे नहीं हुआ। ठीक है, इसकी भी एंट्री नहीं होगी। लेकिन अगर मैं आपको पेन देता हूं, मैं पेन दिया आपको, बदले में पैसा नहीं लिया, लेकिन मैंने आपको ये बोल के दिया, देखिए 25 रुपए का पेन है, रख तू अपने पास, पैसा मत दे बोला, मैं बोला पैसा मत दे यार, जीवन में मत देना, ले 25 रुपए का पेन है, तू रख। अब बताइए इसकी एंट्री होगी? बिल्कुल इसकी एंट्री होगी, क्योंकि मैंने इसको मुद्रा में, इस वस्तु को मुद्रा में क्या कर दिया, माप दिया। पहले इसको मुद्रा में नहीं मापा था, मैंने बोला था पेन रख और जा, ये बोला मैंने, आप ले यार पेन रख और तू जा, मैंने बोला है ना, मैंने मुद्रा में नहीं मापा था, तो वो लेन देन नहीं था। लेकिन मैंने इसको दिया और मैंने माप दिया, मैंने बोला ये पेन रख, 25 रुपए का पेन रख, जा, कभी देना मत, रख तू 25 रुपए का पेन। मैंने इस वस्तु को मुद्रा में माप दिया कि नहीं माप दिया? मतलब मैं आपको जतला रहा हूं कि मैं तुमको 25 रुपए का मैं तुम्हारे ऊपर एहसान किया हूं, मैंने 25 रुपए का आपके ऊपर दान दिया, आपको 25 रुपए का, तो ये मुद्रा में मैंने माप दिया ना, तो इसकी एंट्री होगी। मतलब उसी चीजों की एंट्री होगी जो मुद्रा में मापी जाती है, उन्हीं चीजों की एंट्री होगी जो मुद्रा में मापी नहीं जाती है, उसकी कभी भी एंट्री नहीं होगी। समझ में आया बात आप लोगों को? ठीक है, ओके, ठीक, जैसे दान वगैरह हो गया, जिसको मुद्रा में हम लोग क्या कर देते हैं, माप देते हैं, मुद्रा मापन। ओके, नेक्स्ट ये हो जाता है। नंबर 4 जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है तुम्हारा लेखांकन अवधि अवधारणा। लेखांकन अवधि अवधारणा, लेखांकन अवधि। देखो ये जो लेन देन अपन बनाते हैं ना, जो खाता बही बनाते हैं, जैसे मैंने बताया था, जो लाभ हानि की गणना करते हैं, तो भाई लाभ की गणना की जाती है। व्यापार हम करेंगे तो कॉमन सी बात है लाभ होगा, लेकिन ये लाभ की गणना अपन कब करेंगे? हर दिन करेंगे, हर हफ्ते करेंगे, हर महीने करेंगे, हर साल करेंगे? ज्यादा बेस्ट क्या होगा? साल। बिल्कुल सही, लाभ की गणना साल में की जाती है। मतलब जो लेखांकन करोगे, जो दोहरा लेखा प्रणाली बनाओगे, उसका एक अवधि होगा, साल दर साल आप बनाओगे, साल दर साल बनाओगे, साल के हिसाब से बनाओगे, इसी को बोलते हैं लेखांकन अवधि अवधारणा। और इसमें अपन वर्ष फॉलो करेंगे, क्या करेंगे, फॉलो वर्ष करेंगे, यहाँ लिखते हैं वर्ष फॉलो करेंगे, आगे लिख लेना उसी के नीचे, वर्ष फॉलो करेंगे। और वर्ष मालूम 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वर्ष होते हैं? सबसे पहला कैलेंडर वर्ष होता है। कैलेंडर वर्ष कैसे होता है? ये वर्ष 1 जनवरी को स्टार्ट होता है और कब खत्म हो जाता है? 31 दिसंबर को खत्म हो जाता है। मतलब जो भी लाभ, अगर ये वर्ष आप फॉलो कर रहे हो,
तो व्यापार चालू करोगे 1 जनवरी से, और व्यापार के लाभ हानि की गणना कब करोगे? 31 दिसंबर को करोगे। ठीक है। दूसरा जो वर्ष होता है वित्तीय वर्ष होता है, जो पूरे ऑल ओवर दुनिया में चलता है, ऑल ओवर वर्ल्ड में चलता है, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और अगले साल के 31 मार्च को क्या होता है? खत्म होता है। 31 मार्च को लाभ हानि की गणना की जाती है, समझे। और ज्यादातर आपके क्वेश्चन एग्जाम में मतलब ये 31 मार्च ही चलता है ना। कई बार देखोगे बजट वजट भी बनता है गवर्नमेंट का, जो आता है 31 मार्च को ही आता है। आपका एग्जाम मार्च में होते हैं, आपका भी सेशन है अप्रैल टू मार्च चलता है ना, आप लोग का भी सेशन मतलब पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में अप्रैल टू मार्च ही चलता है। हमारे पढ़ाई का भी सेशन कैसे चलता है? मार्च में ही तो एग्जाम होके एंड होता है, रिजल्ट हम लोग को मार्च वर्च में मिल जाता है, अप्रैल से हमारा स्कूल स्टार्ट हो जाता है ना। तो वही चीजें हैं, आई बात समझ में। तो बच्चों ये नियम को आपको क्या करना है? फॉलो करके चलना है बस। अगर ये नियम, बस ये 4 नियम है, बाकी अपन देखेंगे। मतलब ना एक गेम की तरह है। यहाँ पे पहले अपन ना एंट्री करना सीखेंगे, उसके बाद थ्योरी पढ़ेंगे। जैसे क्रिकेट खेलते ना, क्रिकेट खेलने अपन गए थे तो क्या कोई नियम, क्या बुक पढ़ के गए थे? नहीं, हम तो सीधा क्या करने लगे, सीधा जाके खेलने लगे, और खेलते खेलते हमको समझ में आने लगे अच्छा ये नियम है। बस वही चीज हम यहाँ पे करने वाले। जैसे जैसे हम कुछ आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम 2-4 नियम आपको बताते जाएंगे, भाई ये नियम का ध्यान रखना, और चलो खेल। ठीक है, जर्नल एंट्री बनाना चालू कर दो। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, लिख लेंगे इसको आप लोग। ओके, ठीक है, तो बस नियम याद हो गया। अब चलो हम लोग काम करते हैं। तो मैंने जब आपको कल दोहरा लेखा प्रणाली बताया था, तो दोहरा लेखा प्रणाली बताया था, लुकास पेरेटो ने जब प्रणाली बताया तो उसने बोला कि हर लेन देन के 2 इफेक्ट पड़ते हैं, हर लेन देन के 2 प्रभाव पड़ते हैं। और उस प्रभाव को उसने क्या बोला था? एक प्रभाव को बोला था विकलन, दूसरे प्रभाव को बोला था समाकलन। इंग्लिश में डेबिट, हिंदी में क्रेडिट, याद है। तो वही आज सीखने वाले कि क्या विकलन और क्या समाकलन। क्या विकलन होगा सर, क्या समाकलन होगा, वो सारी बातें आज सीखेंगे। आज हम सीखेंगे खातों के प्रकार। तो देखिए प्रैक्टिकल चालू हो रहा है, आज हो गया। स्वागत है आप सभी का। खातों के प्रकार, खातों के प्रकार। देखो खातों के ना 3 प्रकार के खाते होते हैं, 3 प्रकार के खाते होते हैं, और इसी खातों के प्रकार के आधार पर नियम आप लगाओगे। सबसे पहला खाता होता है व्यक्तिगत खाता, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता, व्यक्तिगत खाता। ठीक है। दूसरा होता है वास्तविक खाता, वास्तविक खाता। और तीसरा होता है नाम मात्र खाता, नाम मात्र खाता। पहला व्यक्तिगत खाता। क्या होता है व्यक्तिगत खाता? सुनिएगा, देखो ऐसा कोई भी लेन देन का तो अपना अपना नेचर होता है, नेचर के अकॉर्डिंग ये नियम चलेगा ना। जो जिस नेचर का है, इस नेचर का है तो इसका नियम लगाओगे, इस नेचर का है तो इसका नियम लगाओगे, इस नेचर का तो इसका नियम लगाओगे। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला व्यक्तिगत खाता। ऐसा कोई भी लेन देन, ऐसा कोई भी लेन देन जो किसी व्यक्ति विशेष को रिप्रेजेंट करता होगा। किसको रिप्रेजेंट करता होगा? व्यक्ति विशेष को रिप्रेजेंट करता होगा। रिप्रेजेंट मीन्स बोध कराता होगा। व्यक्ति विशेष का क्या कराता होगा? बोध कराता होगा। व्यक्ति का प्रभाव आ रहा होगा। किसका प्रभाव आ रहा होगा? व्यक्ति का प्रभाव आ रहा होगा। वहां पर व्यक्तिगत खाते की श्रेणी में आएगा। और यहाँ पे क्या नियम लगेगा मालूम है? यहाँ नियम लगेगा, यहाँ पे नियम लगेगा पाने वाला विकलन जो पा रहा होगा ना आपके सामने, आप नहीं ना, आपका नाम नहीं आएगा कभी भी। कभी भी अकाउंट बनाते तो अपना नाम कभी नहीं आता भैया, याद रखना। आपके सामने जो पा रहा होगा, आपके साथ जो लेन देन होगा वो पा रहा होगा। पाने वाला विकलन और देने वाला समाकलन, आपको आपके सामने जो पाएगा वो विकलन, और आपके सामने आपको कोई देगा तो वो क्या होगा? वो बंदा समाकलन होगा। ठीक है, बताएं? चलिए बताते हैं। एक एग्जाम्पल देके हम समझाते हैं। देखिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ इसको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ इसमें एग्जाम्पल, समझिएगा, देखिएगा। मान लो ये आप हो, ये आप व्यापार हो। ठीक है, ये आप हो ना, आपका कैरेक्टर व्यापार का है। आपका एक ग्राहक है ए और आपका ग्राहक है कौन? बी। आपका एक ग्राहक है ए और एक ग्राहक है कौन? बी। आपका एक ग्राहक है। ठीक है, आपको ना ए से 1000 रुपए लेना है। मान लो 100 रुपए ए से क्या करना है? लेना है आपको, और 100 रुपए बी को आपको क्या करना है? देना है। 100 रुपए आपको बी को क्या करना है? देना है। कोइंसिडेंस की बात है भाई, व्यापार होता है तो कई बार सेम अमाउंट हो ही जाता है। हमको यहाँ पे ए से क्या करना है? लेना है, और बी को क्या करना है? देना है। ए से 100 रुपए लेना है, बी को 100 रुपए देना है। ठीक है, कोइंसिडेंस की बात यह है कि इन दोनों का जो शॉप है ना, जो दुकान है ना, बिल्कुल इनका आजू बाजू दुकान है। मान लो हमारा दुकान बिलासपुर में है तो इनका दुकान मान लो रायपुर में है। बिल्कुल रायपुर में आजू बाजू ही दुकान है इन लोगों का, एक ही जगह दुकान है, आजू बाजू दुकान है। हमने ए को फोन करके बोला यार जो तू 100 रुपए मुझे देगा ना, एक काम करना, वो 100 रुपए किसको दे देना? बी को दे देना। किसको दे देना? 100 रुपए
बी को दे देना। ए को बोले कि 100 रुपए किसको दे देना, बी को दे देना। बताओ क्या ए का बी से कोई लेन देन था? ए का हमसे लेन देन था, बी का हमसे लेन देन था, परंतु हमने ए को बोला कि भाई तू बी को दे दे। नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बताओ। हमारा तो, हम तो किनारे रहा, तो हमारे पास पैसा वैसा कुछ आया गया नहीं, सीधा ए और बी का लेन देन हुआ, है ना। तो यहाँ पे ए को हमने बोला बी को दे देना। तो बताओ यहाँ पाने वाला कौन है? बी यहाँ पे पाने वाला है और ए यहाँ पे कौन है? देने वाला है। बी यहाँ पाने वाला है और ए कौन है? देने वाला है। सही बात है। तो क्या सिखाया मैंने? पाने वाले को विकलन करोगे तो क्या करोगे? एंट्री जब बनाओगे तो क्या लिखोगे? बी का खाता विकलन, बी का खाता विकलन, ठीक है। और देने वाला कौन है? ए है, तो ए का खाते से लिखना, ए के खाते से। समाकलन को से बोलते हैं, क्या बोलते हैं? से डिनोट करते हैं, इसलिए हमेशा से लिखोगे, ए के खाते से। और एक बात और याद रखना, नाम के साथ कभी खाता नहीं लगाते। अगर खाता लगाना तो फिर वहां बी का खाता लिखना पड़ेगा, ए का खाता। बी खाता लिखोगे गलत हो जाएगा, बी खाता लिखोगे गलत हो जाएगा। बी का खाता विकलन, ए के खाते से। के लगाना जरूरी है आपको, का या के लगाना जरूरी है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। आया बात समझ में? ठीक है। पाने वाला विकलन, देने वाला समाकलन, ठीक है। चलिए गुड, आगे बढ़ जाए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं वास्तविक खाता। क्या बात करते हैं? वास्तविक खाता। देखो, व्यापार के क्षेत्र में ऐसा कोई भी लेन देन, व्यापार के फील्ड में आपके साथ ऐसा कोई भी लेन देन, जो वो लेन देन आपकी किसी संपत्ति का बोध कराता होगा। किसका बोध कराता होगा? किसी संपत्तियों का बोध कराता होगा। भैया संपत्ति समझते हो ना, क्या क्या संपत्ति तो सब बताया था ना। तो ऐसा कोई भी लेन देन जिसमें संपत्तियों का बोध होता होगा। आपको लगता होगा इसमें कोई व्यक्ति का बोध नहीं हो रहा, भैया संपत्ति का बोध हो रहा है, संपत्ति का बोध हो रहा है। और संपत्ति का बोध पता कब होता है? जनरली जब नगद लेन देन होता है। ट्रिक दे रहा हूं तुम लोग को, जब क्या होता है? नगद लेन देन होता है, तभी संपत्ति का बोध होता है। समझ गए? ज्यादातर संपत्ति का बोध कब होता है? जब नगद लेन देन होता है। क्या होता है? नगद लेन देन। और व्यक्ति का बोध कब होता है पता है? जब उधार लेन देन होता है। बताएंगे उसके बारे में। जब एक ट्रिक दे रहा हूं, बिल्कुल चुपचाप सुन लो। जब किसी नगद लेन देन होता है, सॉरी नगद लेन देन होता है, तभी व्यक्ति संपत्ति का बोध होता है, वहां व्यक्ति का बोध नहीं होता। यार देखो कॉमन सी बात है यार, आप नगद लेन देन करोगे। देखो मान लो आप गुपचुप खाने जाते हो, गुपचुप खाए, गुपचुप वाले को पैसा दिए, ठीक, नगद हुआ। क्या गुपचुप वाला आपसे नाम पूछता है या आप गुपचुप वाले से नाम पूछते हो कि एंट्री करना भैया नाम बताओ आपका? कभी नहीं। जहां नगद लेन देन होता वहां हम लोग किसी से नाम नहीं पूछते। लेकिन उसी जगह अगर हम उधार करते, खा लेते और उधारी पैसा नहीं हमारे पास, हम बोलते भाई पैसा तो नहीं था, वो क्या बोलता है? कहाँ तेरा नाम क्या है, कहाँ रहता है, सब पूछते कि नहीं पूछते? तो यानी कि जब उधार, कॉमन सेंस की बात है कि उधार लेन देन होता तो व्यक्ति का बोध होता है, नगद लेन देन होता तो उसका बोध होता है। अब इसको जोड़ के मत देख लेना तुम लोग, अलग चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। एक ट्रिक दिया मैंने तुमको, ठीक है। तो चलो अब इसका क्या नियम है? इसका नियम अगर संपत्ति का बोध होता है तो फिर वहां पे ये वाला नियम नहीं लगेगा ना, ये अलग नियम है। फिर वहां पे क्या होगा मालूम है? व्यापार में आने वाली संपत्ति विकलन, व्यापार में आने वाली संपत्ति विकलन, व्यापार में जो संपत्ति आ रही होगी ना वो विकलन करना। आप तो व्यापार हो ना, आपके पास जो संपत्ति आएगी उसको विकलन करना, ठीक है। या आने वाली संपत्ति को क्या बोलना? विकलन। जाने वाली संपत्ति आपके पास से जो जा रही है उस संपत्ति को क्या कर देना? समाकलन। समझ में आया? एग्जाम्पल दूं तुम लोग को? चलो मैं इसको एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देता हूं मैं आप लोगों को। देखिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, ठीक है। देखिए सबसे पहला मैं बोलता हूं नगद फर्नीचर खरीदा, नगद फर्नीचर खरीदा। बोलो नगद फर्नीचर खरीदा। सोचो, इमेजिन करो। मैं बोला नगद फर्नीचर खरीदा तो इसको इमेजिन करना है। नगद फर्नीचर खरीदा तो क्या होता है? फर्नीचर खरीदोगे तो क्या होगा? क्या आएगा? फर्नीचर आ रहा है ना। देखो एक संपत्ति आ रहा है और क्या जा रहा है? रोकड़ हमारे पास से जा रहा है। तो देखा जाए तो हमारे पास फर्नीचर क्या हो रहा है? आ रहा है। दिमाग लगाओ ना, फर्नीचर आ रहा है। इमेजिन करो जब फर्नीचर खरीदते हो क्या होता है? फर्नीचर आता है और रोकड़ क्या होता है? पैसा क्या होता है? जाता है। देखो रोकड़ क्या हो रहा है? जा रहा है। फर्नीचर आ रहा है, रोकड़ क्या हो रहा है? जा रहा है ना। अब एंट्री क्या बनेगा? मैंने क्या सिखाया? देखो यहाँ व्यक्ति का बोध नहीं हुआ ना। नगद खरीदोगे तो कहाँ व्यक्ति का नाम आएगा? तो फर्नीचर आया, रोकड़ क्या हुआ? गया। तो फर्नीचर आया तो क्या करोगे? जो आने वाला है विकलन करो। फर्नीचर भी संपत्ति है, रोकड़ भी संपत्ति है, तो फर्नीचर खाता विकलन। और क्या है? रोकड़ से, तो रोकड़ क्या होगा? समाकलन। जा रहा है तो रोकड़ खाते से। आई बात समझ में? कितना आसान है, नहीं? बहुत आसान है, ठीक है। चलो और एक बताते हैं आपको। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, और एक एग्जांपल देता हूं। मशीन खरीदा, मशीन नगद खरीदा, मशीन नगद
खरीदा। चलो बच्चों, मशीन नगद खरीदा, चलो बताएंगे। मशीन नगद खरीदा, आप ही बताइए क्या होगा, इमेजिन करो क्या होगा, क्या आ रहा है सर? मशीन आ रहा है और पैसा क्या हो रहा है? रोकड़ क्या हो रहा है? रोकड़ बोलते पैसे को, रोकड़ क्या हो रहा है? जा रहा है। तो क्या एंट्री बनेगा? जो आएगा मशीन खाता विकलन, मशीन खाता विकलन किससे? रोकड़ खाते से, रोकड़ खाते से। नहीं समझे? ठीक, चलो दूसरी एंट्री आप ही बताएंगे, हम नहीं बताएंगे, आप ही बताएंगे, देखना आप खुद बनाओगे। मैं बोलता हूं आपने भवन बेचा, भवन नगद बेचा, नगद भवन बेचा, नगद भवन बेचा। आपने नगद भवन क्या कर दिया? बेच दिया। सोचो क्या आ रहा है? बेचोगे तो क्या आ रहा है सर? रोकड़ आ रहा है। क्या जा रहा है सर? भवन जा रहा है। बोलो एंट्री। रोकड़ खाता विकलन क्या लिखेंगे? रोकड़ खाता विकलन किससे? भवन खाते से। आया बात समझ में कि नहीं आया? कितना आसान था नहीं? रोकड़ खाता विकलन किससे? भवन खाते से, है ना? ओके, चलिए तो आज के लिए चलो मैं ज़्यादा आप लोगों को मतलब आज ज़्यादा आपको बर्डन नहीं देते हैं। आज आप एक काम करिए, आज ना आप कुछ क्वेश्चन खुद सोचिए, कुछ खरीदिए, सोचो कुछ खरीदो, कुछ एग्जांपल्स आप खुद बनाइए और कॉपी मुझे सेंड करिएगा, पीडीएफ बना के मुझे व्हाट्सएप में सेंड करिएगा। जैसे कुछ क्वेश्चन खुद सोचना, मोबाइल खरीदा, टेबल खरीदा, कपड़े खरीदा, कूलर खरीदा, ये बेचा, वो बेचा, पंखा बेचा, सब इसका एंट्री बना के मेरे को बताना, ठीक है? एंट्री बनाना, क्या आ रहा है क्या जा रहा है, एंट्री बनाना, ठीक है? एंट्री बना के एक बार देखना, ठीक है? आगे की बात अपन कल करेंगे। अभी हमने क्या क्या कंप्लीट किया? व्यक्तिगत खाता कंप्लीट किया, वास्तविक खाता हमने लगभग क्या किया, वास्तविक खाता भी आधा अधूरा कंप्लीट किया, अभी धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है? सारी बातें अच्छे से डिटेल में देखेंगे, है ना? अपन एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। अभी आधा परफेक्ट तो अपन हो ही गए हैं, तो इसको लिख लीजिएगा। चलो एक आध और देख ले क्या? एक और देख लेते, चलो एक और देखते हो। और क्या खरीदो कोई? चलो बताओ, भवन खरीदा? भवन के अलावा और क्या खरीदोगे? चलो जमीन खरीद ले। अपन लेते भूमि नगद, भूमि खरीदा, भूमि, ऐसा बोल दूं मैं? सोहन से भूमि नगद खरीदा, सोहन से भूमि नगद खरीदा, सोहन से भूमि नगद खरीदा। बोलो, सोहन से भूमि नगद खरीदा, क्या एंट्री हो सकता है यार? नगद लेन देन हो रहा तो सोहन से क्या मतलब अपन को? नाम को बोला ना, जब भी नगद लेन देन हो व्यक्ति विशेष से कोई मतलब ही नहीं, भाड़ में जाए व्यक्ति। क्या आ रहा है सर? भवन आ रहा है, भूमि आ रहा है, भूमि आपके पास आ रहा है, भूमि खाता विकलन। क्या जा रहा है? पैसा जा रहा है, रोकड़ खाते से। आ गया, बात खत्म। समझ में आया? एकदम आसान है, देखो कितना आसान है, समझ में आ गया? तो इस तरह से आप क्या कर सकते, बना सकते, ठीक है? तो कुछ चीजें बनाओ जो मैं बोला वो करो, ठीक है? तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।